नमस्कार दोस्तों। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बजट पर जो 2023 के 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो बजट कहते किसे हैं ये जरा जानने का प्रयास करें। तो बजट का मतलब यह होता है दोस्तों कि हमारी इनकम जो है कितनी होने जा रही है और साथ साथ जो है हम कितना खर्च करने जा रहे हैं। तो इस बजट के भाग जितने भी होते हैं, मैंने जितना भी खर्च होता है उसको दो भाग में हम बांट सकते हैं, एक योजनागत खर्च और एक गैर योजनागत खर्च। अगर देखें तो भारत में गैर योजनागत खर्च की मात्रा थोड़ा ज्यादा है और योजनागत खर्च की मात्रा उससे काफी कम है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए, योजनागत का मतलब क्या होता है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो निवेश के फलस्वरूप सीधे सीधे आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, योजनागत। और यदि जब निवेश करते हैं और उससे सीधे आर्थिक लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है, यद्यपि हमें जो है लाभ होता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो उसे हम गैर योजनागत खर्च के अंतर्गत रखते हैं। जैसे सपोज जो है रक्षा खर्च, ब्याज खर्च, इसके अतिरिक्त जो सब्सिडी हो गया या यात्रा पर जो खर्च किए जाते हैं, जैसे किसान सम्मान निधि हो गया, इसके अतिरिक्त जो है आयुष्मान भारत हो गया, मनरेगा भी इसी के तहत आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सब गैर योजनागत खर्च के भाग हैं। तो बजट में जो है इन्हीं बातों के विषय में, यानी कितनी इनकम होने जा रही है और कितना खर्च होने जा रहा है, इसके आय व्यय के लेखा को जो हम क्या कहेंगे, लेखा जोखा को बजट कहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि भारत में सर्वप्रथम किसने बजट प्रस्तुत किया था। तो ये जानिए कि 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुखम शेट्टी ने, ये सबसे पहले जो है इसी व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। और उसके बाद सबसे ज्यादा जो है बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो मोरारजी देसाई के नाम से। कुल मिलाकर के 10 बजट इन्होंने प्रस्तुत किया है। और पी चिदम्बरम तथा प्रणब मुखर्जी, ये 9 जो है इनके नाम से ये है। तो ये देखा जाए कि अभी जो है हाल में जो बजट प्रस्तुत किया गया वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, और इस बजट का जो थीम है वह है वसुधैव कुटुंबकम। ये इसलिए है क्योंकि भारत जो है इस वर्ष जो है क्या है, यानी एक वर्ष के लिए G20 ग्रुप का, यानी दुनिया के जो है कुल मिलाकर के जो है ये कहा जाए कि 19 सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था और 20वां एक यूरोपीय यूनियन, यानी इसको मिलाकर कहा जाए कि 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का यह क्या है, संगठन है, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। तो इस तरह की स्थिति है और भारत को यह अध्यक्षता मिली है, यह गौरव का विषय है। हम जो है दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेंगे और अगले साल हमारे यहाँ इसका मीटिंग भी आयोजित किया गया है। उसके बाद जो है एक बात और भी है कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नवंबर 2021 में, कब, नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 मीटिंग में भाग लिया था। और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि कार्बन उत्सर्जन को क्या किया जाए, 0 तक लाने का प्रयास किया जाए। और हमारे यहां भी यह प्रयास आरंभ हो गया है। तो इसलिए जो है हमारे इस बजट का एक जो है मुख्य फोकस है सतत आर्थिक विकास, यानी इस पर जो है ये बल दिया गया, सतत आर्थिक विकास पर बल दिया है। सतत मतलब क्या है, जब हम सतत की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अर्थात इस तरह का विकास करना ताकि जो है संसाधन भविष्य के पीढ़ी के लिए भी बची रह सके, तो उसे हम सतत विकास कहते हैं। और समावेशी विकास किसको कहते हैं, समावेशी विकास का मतलब होता है जो वंचित वर्ग हैं उनको भी विकास के मुख्य धारा में शामिल कर लेना समावेशी विकास है। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला आदि जो वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग माने जाते हैं, इन सबको शामिल करना समावेशी विकास का क्या है, एक मुख्य लक्ष्य है। तो अब हम देखें कि इसे अमृत काल का भी बजट कहा जा रहा है। और साथ साथ जो है हम कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अब हम जो है 75 वर्ष को क्रॉस कर चुके हैं आजादी के,
अब हम जो है 100वें वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमने 2047 तक का, कहां का 2047 तक का जो है हमने ये टारगेट रखा है कि कुल मिलाकर के जो है हम क्या करेंगे, अपने देश को एक विकसित देश की श्रेणी में लाएंगे। और इसके लिए हमने जो है क्या किया है, इसे अमृत काल के बजट के रूप में यानी वित्त मंत्री ने उल्लेखित किया है। और इस अमृत काल में जो है एक खास बात है ये कि बहुत सारे सनातन धर्म से संबंधित शब्दों का भी उल्लेख किया गया, जो एक प्रकार से योजना के रूप में है। तो योजना के रूप में सबसे पहला जो क्या है, सप्तऋषि। सप्तऋषि अर्थात ये बजट की प्राथमिकताएं हैं, और कुल मिलाकर के बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं जिनके विषय में जानकारी लेना जो है क्या है, आवश्यक है दोस्तों। तो मैं आपको जो है बजट की प्राथमिकता, जो 7 प्राथमिकता है उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहला है समावेशी विकास। सबसे पहला क्या है प्राथमिकताओं में, समावेशी विकास। दूसरा है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। मतलब यह कि जैसे इसके अंतर्गत जो है बजट में कहा गया है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति हैं या आदिवासी समूह के व्यक्ति हैं, वहां तक भी विकास को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। और इसके लिए एकलव्य स्कूल योजना पर भी जो है चर्चा की जा रही है, जिसमें 38,800 अध्यापक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति होगी और 740 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है क्या है, अब संरचना एवं निवेश। अब संरचना किसे कहते हैं, इसका मतलब यह होता है कि जिसके आधार पर दूसरी अन्य संरचनाओं का विकास होता है। जैसे सपोज जो है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन का क्षेत्र हो गया, रोड का क्षेत्र हो गया, रेलवे का क्षेत्र हो गया, विद्युत हो गया, ये सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अब संरचना होते हैं। और इसके खर्च को भी बढ़ा करके 10 लाख करोड़ किया गया है। इसके अतिरिक्त जो है सक्षमता को सामने लाना, इसके लिए भी कई सारे जो है ये प्रोग्राम बजट में शुरू किए गए, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हरित विकास पर भी बल दिया गया है। और छठा जो है युवा शक्ति है, और 7वां क्या है, वित्तीय क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बजट की जो है ये 7 प्राथमिकताएं हैं, और इसीलिए जो है ये इसको अमृत काल का बजट कहा गया। इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि इनमें कई सारे अन्य शब्द हैं, जैसे अन्नश्री। अन्नश्री शब्द, ये योजना जो चलाई गई है वो मोटे अनाज के संदर्भ में, अन्नश्री जो है मोटे अनाज के लिए। और साथ साथ जो है बाजरा के संदर्भ में जो अनुसंधान संस्थान है, बाजरा जो अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में, कहां है दोस्तों, हैदराबाद में है। तो कुल मिलाकर के इसके विषय में बजट पर चर्चा की गई है, और उसे भी जो है पर्याप्त रूप से वित्त दिया जाएगा, ताकि जो है भारत में मोटे अनाज का जो है क्या हो, और भी ज्यादा जो है ज्यादा जो है उस पर अनुसंधान हो और ज्यादा खेती की जाए। एक बात जो है यहाँ बताना बहुत आवश्यक है कि भारत मोटे अनाज के उत्पादन और निर्यात दोनों में विश्व में नंबर 1 है। उत्पादन और निर्यात दोनों में विश्व में नंबर 1 है। दूसरी बात है कि एक बहुत अच्छा जो है मिशन चलाया जा रहा है, मिशन कर्मयोगी, और यह सिविल सेवकों के संदर्भ में है। यानी सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण के संदर्भ में मिशन कर्मयोगी योजना चलाई गई है। इसके अतिरिक्त जो है एक आई गॉट नाम का एक प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, जिसमें कर्मचारी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यहां से ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारी जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को अमृत पीढ़ी कहा गया। उस युवा पीढ़ी को क्या कहा गया दोस्तों, अमृत पीढ़ी कहा गया है। और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 65% 65% युवा हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक नया जो है शब्द है कर्मयोगी। कर्मयोगी जो है यह जो क्या कहते हैं, इसके लिए विश्वकर्मा एक मतलब ये कहा जाए कि ये शब्द भी उपयोग किया जाता है। यह कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए जो है उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों मैं बताऊं कि इसके लिए जो है एक बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चलाई जा रही है, जिसे पीएम विकास भी कहा जाएगा। तो इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सबसे पहली बात है कि इसे जो है एमएसएमई के जो मूल्य श्रृंखला है, इस मूल्य श्रृंखला से इसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए जो है इन्हें पैकेज भी दिए जाने की घोषणा की गई है।
तो मतलब यह है कि एक बहुत ही शानदार जो है ये काम होगा कि भारत में जो है जो अनौपचारिक रूप से जो है, यानी ये कहा जाए कि क्या कहते हैं उसे, जो है जो रजिस्टर्ड नहीं है उन लोगों को भी जो है ये विश्व माने मुख्य धारा में लाया जाएगा और इन्हें भी विकास में शामिल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगला एक भारत श्री योजना। एक क्या है? भारत श्री योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक जो है डिजिटल पुरालेख संग्रहालय बनाया जाएगा जिसमें 1 लाख लगभग जो है इसमें क्या रखे जाएंगे, डिजिटल जो है क्या कहते हैं पुरालेख जो है रखे जाएंगे। और साथ साथ जो है इसे भारत शेयर्ड डिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन कहा जाएगा, सॉरी इंक्रिप्शन। तो इस तरह से जो है ये रखा जाएगा और कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि ये जो है जो प्राचीन पुरालेख हैं उनका एक संग्रहालय होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो अगला शब्द है वो है आपका पंचामृत। पंचामृत जैसे शब्दों का भी विकास किया गया। तो पंचामृत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2070। कब रखा गया है? 2070। इसके अंतर्गत हम हरित विकास पर बल देंगे। हरित विकास ही सतत विकास का क्या हो सकता है? आधार हो सकता है। और इसमें उद्योग इस प्रकार लगाए जाएंगे जो क्या हो, कम से कम कार्बन का जो है उत्सर्जन करे, यानी कार्बन उत्सर्जन को रोकने का प्रयास, अर्थात जो है हरित उद्योग पर बल दिया जाएगा और पर्यावरण को क्या किया जाएगा? बचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एक और जो है इसी से संबंधित योजना थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, वो पीएम प्रणाम योजना है। क्या है? पीएम प्रणाम योजना है। और इसमें राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। अर्थात अभी हम ज्यादा क्या करते हैं, अकार्बनिक रसायन वाले जो है उर्वरक अर्थात खाद अर्थात जो है क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। तो सरकार प्रयास करेगी कि ज्यादा कार्बनिक उर्वरक का उपयोग किया जाए। उसके बाद जो है एक अमृत धरोहर की बातें हैं जिसमें आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग पर बल दिया जाएगा। इष्टतम मतलब ये कहा जाए कि जरूरत जितनी है इतनी जो है जरूरत, यानी इच्छा के अनुसार। और साथ साथ कार्बन जो उत्सर्जन है उस पर भी जो है कम किया जाएगा, पर्यावरण को भी ये इस पर ये किया जाएगा। अब आगे हम लोग जो है बजट संबंधी आंकड़ों पर चर्चा को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बजट के आंकड़े के विषय में जो है जो प्रमुख जो है आंकड़े हैं जिस पर बीपीएससी का फोकस रहता है, तो उन आंकड़ों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और इनसे जो है बिहार दरोगा में भी प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला जो है ये रहता है कि रुपया आएगा कहां से और रुपया जाएगा कहां से, कहां को। तो बजट जो बनाया गया उसमें जो देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो है रुपया के आने की जो स्थिति है वो कर से टोटल 58% आएंगे। कर से कितना आएगा? 58%। और ऋण हम कितना लेंगे? 34% हम ऋण के रूप में लेंगे। और जो कंपनियों से विनिवेश अर्थात जो सरकारी कंपनी है उसके जो शेयर हैं उन शेयरों को बेच करके सरकार जो है 6% जो है टोटल बजट के 6% जो है ये निकालेगी। इसके अतिरिक्त जो है जो गैर पूंजी जो है प्राप्ति है, गैर ऋण पूंजी प्राप्ति है वो 2% है। ये क्या होता है दोस्तों? जैसे भारत सरकार किसी को कर्ज दिया तो वो कर्ज वापस हो गया, तो ये जो है क्या है, ये ऋण नहीं है बल्कि जो है एक प्रकार से पूंजी उसकी वापस हो गई, तो इसी को गैर पूंजी ऋण पूंजी प्राप्ति कहते हैं। और ये 2% का होगा। तो कुल मिलाकर के 100% यानी 45 लाख करोड़ का जो है जो बजट है, 45 लाख करोड़ से थोड़ा अधिक बजट जो है ये है। तो इस तरह से ये पूरा हो गया। अब हम देखें कि रुपया जो आता है 58% जो कर शेष है उसमें जो विभाजन है उस पर ध्यान दें। और इससे प्रश्न कई बार पूछा गया कि सबसे अधिक जो है किस कर से प्राप्त होता है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो है अभी वर्तमान में जीएसटी से 17%, यानी टोटल जो कर से हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है, उनमें से जीएसटी से 17%, निगम कर से यानी निगम कर से 15%, आय कर से जो है 15%, उत्पाद शुल्क से 7%। यद्यपि उत्पाद शुल्क को जीएसटी में ही शामिल कर दिया गया है
लेकिन जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ आदि को जो है अभी उसका जो है उसे जीएसटी में शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे पदार्थों से उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी हमें प्राप्त होती रहती है यानी भारत सरकार को। इससे 7% जो है ये है, और सीमा शुल्क से भी जो है 4% जो है लाभ की संभावना यानी कर में कंट्रीब्यूशन की संभावना है। दूसरी बात है कि रुपया जाएगा कहां। तो हमारा जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ब्याज, हमने जितना भी कर्ज लिया उसके ब्याज अदायगी में ही बजट का 20% चला जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा है राज्यों का हिस्सा, जो भी केंद्र सरकार जितना भी जो है कर की वसूली करेगी, शुल्क की वसूली करेगी, वर्तमान उसका 42% राज्यों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। और बजट में जो है वो प्रतिशत हिस्सा कितना आता है, 18% यानी 18% आता है। उसके बाद जो है केंद्रीय योजनाओं का जो है ये है, और 17% खर्च जो बजट का होगा वो केंद्रीय योजनाओं में होगा। इसके साथ साथ रक्षा के क्षेत्र में 8% और सब्सिडी जो दिए जा रहे हैं, जैसे गैस पर सब्सिडी दिए जा रहे हैं या अन्य क्षेत्र में, उस पर जो है टोटल 7% यानी जितना बजट है उसका 7% क्या होगा, इसमें जो है ये खर्च होगा। उसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे जो है कुछ योजनाएं हैं, उन योजना में जो है आपका जो है एक क्या है, कृषि शक्ति योजना है। इसके अंतर्गत जो है कृषि के क्षेत्र के किसानों को, पशुपालकों को या मत्स्य पालकों को, या फिर जो है ये कहा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है ये जो है जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वो 11% की वृद्धि कर दी गई है, और यह अभी 20 लाख इस बजट में रखा गया है। रक्षा क्षेत्र में जो खर्च किए जाएंगे दोस्तों वो है 5,94,000 करोड़ रक्षा क्षेत्र में। रेलवे में 2,40,000। रेलवे में जो है व्यापक इनोवेशन की बातें चल रही है, इसलिए जो है रेलवे के बजट को भी बढ़ाया गया है। और दूसरी बात है बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है जोरदार जो है निवेश की बातें की जा रही है। 10 लाख करोड़ इस बजट से खर्च किए जाएंगे। उसके बाद एक सर्वाधिक क्षेत्र है जिसमें जो है वृद्धि हुई है, वो है पीएम आवास योजना। यद्यपि 2022 तक जो है इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु इसे बढ़ा करके 2024 तक कर दिया गया। इसके कुल इनमें 66% की वृद्धि की गई है इसके बजट में। उसके बाद जो है दोस्तों जो है इस बार का जो सबसे प्रमुख बातें यह है, जो काफी जो है क्या है, क्यूरियस यानी जिज्ञासु है कि आयकर में अगर देखा जाए तो सभी वर्गों को छूट दी गई, और जिज्ञासा यह है कि 7 लाख रुपए तक की भी छूट है और प्लस 3 लाख तक की भी छूट है। तो इसका मतलब क्या होता, अंतर क्या होता है? तो भारत में वर्तमान में 2 तरह के कर व्यवस्था चल रही है। एक कर व्यवस्था जो पुरानी कर व्यवस्था है उसी में थोड़ा संशोधन किया गया है, और एक नई कर व्यवस्था लागू की गई है। और दूसरी बात यह है कि दोनों में से कोई भी व्यक्ति केवल एक ही व्यवस्था को अपना सकता है। ये याद रखिए कि केवल यदि आप इसमें आना चाहते हैं तो इसमें आइए, और इसमें आना चाहते हैं तो इसमें आइए। तो सबसे पहले इस पर चर्चा मैं कर लेता हूं, और वीडियो में आप बने रहिए। और साथ साथ जो है यह है कि हम जो है क्या कहते हैं 7 लाख पर भी चर्चा आगे करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जो है कि 3 लाख तक, पहले 2.5 लाख था यानी 2.5 लाख तक छूट थी, अब 3 लाख तक जो है कर की एकदम पूरी तरह यानी 3 लाख तक शून्य कर लगेगा। उसके बाद 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और 15 लाख से अधिक उसके लिए 30% टैक्स दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो मानक कर जो है एक तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मानक छूट भी 50,000 रुपये तक दिया गया है। आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं में निवेश करके जो है 50,000 तक की छूट ले सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है समझने योग्य कि आखिर 7 लाख तक भी कर की छूट दी गई, यानी व्यक्ति जिसकी इनकम जो है क्या है, व्यक्तिगत आय 7 लाख रुपये प्रति ईयर है, तो उन्हें भी जो है कर में छूट दी गई है। तो ये है क्या? देखिए दोस्तों, आपको जो है 2 तरह के कर व्यवस्था को अपनाना
पड़ेगा। पहला जो है क्या है, या तो इस व्यवस्था में आप आइए या इस व्यवस्था में। सरकार का कहीं कोई जो है फोर्स नहीं है, सरकार सिर्फ प्रोत्साहित करती है। और ऐसा क्यों करती है, सो जरा देखिए। इस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, अर्थात कहने का मतलब जो नए नए जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, जो युवा पीढ़ी है, शुरुआती दौर में जब जॉब करती है तो युवा पीढ़ी ज्यादा खर्च करती है, बचत पर ध्यान कम देती है। तो वो ऐसे लोगों के लिए, जो खर्च करने वाले ग्रुप हैं, उनके लिए है। यदि आप बचत करना चाहते तब तो आपके लिए यही जो है फायदेमंद है। और यदि आप जो है खर्च करना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में यदि खर्च करेंगे तो आपको जो है टैक्स में क्या होगी, बचत होगी। तो आपसे सरकार 7 लाख तक का टैक्स नहीं लेगी। अर्थात जितना भी जो है मान लीजिए आप जो है खर्च कर रहे हैं, जैसे नई कार खरीदना चाहते हैं, जैसे नई बाइक खरीदना चाहते हैं, उस परिस्थिति में आपको जो है क्या मिलेगी, यहां छूट मिलती है। तो ऐसी स्थिति में ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि अधिक से अधिक जो वो क्या करते हैं, खर्च करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार का मानना है कि जो कैश फ्लो है, अर्थात जो खर्च जो किए जा रहे हैं कोई व्यक्ति के द्वारा, तो कम से कम उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि ज्यादा खर्च करें और अर्थव्यवस्था की मांग बढ़ सके। मांग बढ़ने से कहीं न कहीं जो है क्या होती है, अप्रत्यक्ष कर में जो है वृद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के जो है ये मांग बढ़ाने के लिए जो है इस तरह से प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ये भी व्यक्तिगत आयकर के अंतर्गत ही है, और ये भी क्या है, व्यक्तिगत आयकर के अंतर्गत ही है दोस्तों। उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिस पर जो है मैं फोकस करने जा रहा हूं। एक है एकलव्य स्कूल, जो इस बजट का जो है एक प्रमुख भाग है। और इसमें जो है कुल मिलाकर जैसा मैंने बताया कि कुल 740 नए एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे और साथ 38,800 इसमें अध्यापक एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। एक बात यह कि यह खास तौर पर आदिवासियों के बच्चों के लिए जो है ये समर्पित है, इसलिए जो अंतिम पायदान पर जो है व्यक्ति हैं उन तक जो है सरकार पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त जो है भारत का वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय का भी आंकड़ा आया है बजट में, वह आपका 1.97 लाख, यानी 1,97,000 प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों का है। दूसरी बात यह है कि EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो कर्मचारी भविष्य निधि है, उसके अंतर्गत कुल लोगों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 27 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है एक बात और भी है कि कुल जो है 157 इस बजट में प्रस्तुत किया गया कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, प्लस 50 नए एयरपोर्ट भी खोले जाएंगे। एक सबसे खास बातें जो है सतत विकास पर जो बल दिया गया इस बजट में, उसके तहत जो है आपका क्या है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है शुरू किया गया और इसके लिए जो है 19,700 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो ये खास बातें हैं कि भारत में अब जो है, और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत कम समय में, यानी 2023 के दिसंबर तक भारत में ट्रेन जो चलने लगेगी, मतलब यह कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन भी शुरू हो जाएगी चलना। तो इस तरह से जो है भारत क्या होगा, विश्व का चौथा देश होगा जो कि जिस देश में हाइड्रोजन से ट्रेन चलेगी। दोस्तों उम्मीद है कि ये बातें बहुत अच्छी लगी होगी। बजट के सारे जितने भी फैक्ट्स हैं इससे जो है क्वेश्चन आएंगे। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आगे जो है बजट पर जो है सेक्शन वाइज चर्चा करूंगा, जो मुख्य परीक्षा के लिए होगा, बीपीएससी, खासतौर बीपीएससी और यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये तथ्य जो है आपके दोस्तों तक पहुंचे। और इसके अतिरिक्त जो है इसे अवश्य ही बेल आइकन मतलब दबाना ना भूलें और ऑल के लिए दबाइए। थैंक यू दोस्तों।